आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट पैसिव ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट विद हु एंड whom। ठीक है ना स्टूडेंट। हु यानी होता है कौन और whom यानी होता है किसे या किसको। सही बात है। हु यानी कौन, कौन मतलब क्रिया को करने वाला कौन है, उसके बारे में पूछते हैं तब हु कब आता है, जब हमें सब्जेक्ट के बारे में जानना हो, एक्शन को किसने किया भाई ये बात जानना हो तब हम हु लगाते हैं। और वो एक्शन किसके ऊपर हुआ, मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में जानना हो तब हम लगाते हैं whom। सही बात है। अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टूडेंट, ऐसा होता है ना, देखो नॉर्मल सेंटेंस तो हमें पता है। नॉर्मल सेंटेंस कैसा होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। पता है ना ये सारी चीजें। हाँ, लेकिन हम क्या करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस हेल्पिंग वर्ब को बस सामने रख देते हैं तो बन जाता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये चीज पता है हमें। तो वैसे ही है यहाँ पर देखो, हमने क्या किया, एक सेंटेंस लिखा, वाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों खेल रहे हो। तो वाई क्या है, देखो WH वर्ड है, आर हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट आपका आ गया यू और मेन वर्ब है आपकी प्लेइंग और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। सही है। तो हमने किया क्या, नॉर्मल स्ट्रक्चर में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सामने लिख दिया। नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऐसे ही होता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब को सामने लिख दिया तो इंटरोगेटिव बन गया। लेकिन हमने WH वर्ड भी लगा दिया तो ये ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया जो WH फैमिली के वर्ड से स्टार्ट होता है। सही बात है। ये एक और चीज यहां पर हमने ऐड कर दी है ना। ठीक है। लेकिन स्टूडेंट हु से स्टार्ट होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस, हुम से स्टार्ट होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये इस स्ट्रक्चर से थोड़े से अलग होते हैं स्टूडेंट। अभी समझ में आ जाएगा। देखो जैसे हु इज प्लेइंग क्रिकेट, क्या मतलब है, क्रिकेट कौन खेल रहा है। हु के साथ आर भी लगा सकते हो, ज्यादा लोग हु आर प्लेइंग क्रिकेट मतलब कौन क्रिकेट खेल रहे हैं, ज्यादा लोग के बारे में पूछना हो तब, है ना। तो हु इज प्लेइंग क्रिकेट में देखो क्या समझ में आ रहा है आपको, हु फिर इज प्लेइंग। अब यहाँ इज प्लेइंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, देखो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आना चाहिए था, सब्जेक्ट आना चाहिए था। आया क्या सब्जेक्ट, नहीं आया। तो जब भी हु लिखा जाएगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, हु WH वर्ड आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। और हु को, अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट गायब है, देखो यहाँ पर तो सब्जेक्ट था, देखो ये सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया था नॉर्मल स्ट्रक्चर में, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट गायब है गायब। और एक चीज मैं आपको बता दूं, दुनिया का कोई सेंटेंस इंग्लिश का ऐसा हो नहीं सकता जिसमें सब्जेक्ट गायब हो। बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस पॉसिबल नहीं है इंग्लिश में। हाँ, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन सब्जेक्ट का होना जरूरी है स्टूडेंट, है ना। तो अब यहां पर तो सब्जेक्ट ही गायब है स्टूडेंट, कैसे बात बनेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इस हु को ही क्या मान लेते हैं स्टूडेंट, सब्जेक्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, हु को ही हम क्या मान लेते हैं, सब्जेक्ट मान लेते हैं स्टूडेंट। तो WH फैमिली वर्ड का भी काम कर रहा है हु, और सब्जेक्ट का भी काम यहां पर कर रहा है। तो देखो नॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, इंटरोगेटिव नहीं, नॉर्मल बताने वाले जो वाक्य होते हैं उसमें देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट यहाँ हु के बदले राम रहता तो मैं क्या बोल देता, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। देखो राम के ही बारे में पूछ रहा है तो ना राम की जगह मैंने हु कर दिया। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल जो सेंटेंस होते हैं नॉर्मल, उसी के जैसा स्ट्रक्चर है इसका। देखो राम इज प्लेइंग क्रिकेट, रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, तो उनके जगह मैंने हु लगा दिया, काम खत्म। समझ गए। तो हु ही क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और WH वर्ड का भी काम कर रहा है, सब्जेक्ट की जगह आ गया। तो ये सब बताने का क्या मतलब है, देखो सब्जेक्ट गायब है, सब्जेक्ट गायब है, अतः अतः हु को ही क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। क्लियर है। अब हुम वाली चीजों को देखो, हुम, तो हु के बारे में समझ गया ना। देखो हु जब भी आएगा तो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, जो अफर्मेटिव सेंटेंस रहते हैं वही स्ट्रक्चर रहेगा स्टूडेंट, है ना। ऐसा स्ट्रक्चर नहीं रहेगा कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट आ गया, ऐसा नहीं। डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब आएगी। सही है। देखो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, नॉर्मल है। अब whom did you see yesterday, आपने कल किसे देखा था, जिसे आपने देखा था। देखो देखने का काम किसने किया, आपने, यू। तो देखो यू सब्जेक्ट है और जिसे देखा गया वो ऑब्जेक्ट है, देखने का काम जिसके ऊपर हुआ और रिसीवर है वो एक्शन का, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहां पर देखो WH वर्ड तो है, देखो इस फॉर्मूले में देखो हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट गायब है।
यस्टरडे क्या एडवर्ब ऑफ टाइम है, कब देखा था वो बता रहा है। ऑब्जेक्ट गायब है, तो ऑब्जेक्ट गायब है, इसीलिए इसीलिए क्या करेंगे हम, हुम को ही क्या मान लेंगे, ऑब्जेक्ट। हुम को क्या मान लेंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो ये हुम के ऑब्जेक्ट को, इसको हुम बोलो या फिर ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट गायब हो तब क्या लगाते हैं हम, हुम, और सब्जेक्ट गायब हो तब क्या लगाते हैं हम, हु लगाते हैं स्टूडेंट। क्लियर हो गया आपका स्ट्रक्चर, यहां पर देखो है ना, इस फॉर्मूले से यहां पर ऑब्जेक्ट गायब हो गया। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है यहां पर, लेकिन दो दो ऑब्जेक्ट होंगे ना तब, एक ऑब्जेक्ट यहां रहेगा और एक ऑब्जेक्ट गायब रहेगा, तो एक ऑब्जेक्ट के बारे में हम पूछेंगे। तो क्लियर ये है, जब सब्जेक्ट के बारे में पूछना हो यानी एक्शन को किसने किया तब हु लगाते हैं, और जब ऑब्जेक्ट के बारे में पूछना हो तो हुम लगाते हैं। सही है, अगर ये बात क्लियर हो गई होगी तो फॉर्मूला भी देख लो, है ना। हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस अफर्मेटिव के जैसा बनता है, और हुम वाले में क्या होता है, एक हाथ ऑब्जेक्ट गायब होता है। सही है, इसको नोट कर लो। और यहाँ इसलिए मैंने लिखा भी हुआ देखो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे आई सब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाता है, मी। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। क्लियर है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम। तो हु क्या होता है, हमेशा सब्जेक्ट होता है, और हुम क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है स्टूडेंट। समझ में आ गया, हु का ही ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम। क्लियर है, ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए। अब मैं हु और हुम के बारे में कुछ पूछता हूं आपको, है ना, एक दो सवाल। यहाँ देखो चार सवाल है स्टूडेंट यहाँ पर, है ना। देखो ये है आपका क्वेश्चन फर्स्ट, फिर ये है सेकंड, थर्ड, और ये है फोर्थ, है ना। तो आपको करना क्या है, आपको बताना स्टूडेंट, यहाँ ये हु आएगा कि हुम आएगा, हु आएगा कि हुम आएगा, हु या हुम, हु या हुम। तो आप ऐसा भी दिमाग लगा सकते हो कि सब्जेक्ट गायब होगा तो हु, और ऑब्जेक्ट गायब होगा तो हुम। तो हम यहाँ चेक कर लेंगे, है ना। तो ये तो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और ये मेन वर्ब है ना। तो हु या हुम, हैव यू टॉट, यू टॉट यानी आपने पढ़ाया, पढ़ाने वाला है यू, तो सब्जेक्ट है, लेकिन किसको पढ़ाया वो गायब है ना। हैव यू टॉट, हु या हुम हैव यू टॉट, आपने किसको पढ़ाया, मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर गायब है। सही बात है, तो ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो हु लगाएंगे कि हुम लगाएंगे स्टूडेंट, सीधी सी बात है सर, हु तो सब्जेक्ट बनता है, हुम ऑब्जेक्ट, तो हु नहीं आएगा, क्या आएगा, हुम। हुम हैव यू टॉट, ये सही है। अब देखो फोर्थ वाला, देखो आप सीधे फोर्थ, हु या हुम, हैव क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है मेन वर्ब, और ये क्या है ऑब्जेक्ट। अब यहां बोलेगे सर यहाँ तो ऑब्जेक्ट है सर, तो ऑब्जेक्ट है तो हु लगाए कि हुम, सर सब्जेक्ट भी है, दोनों चीज है सर। स्टूडेंट यहां पर सब्जेक्ट तो है ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट दो होना था, यह डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। डाई ट्रांजिटिव वर्ब मतलब ऐसी वर्ब जो दो दो ऑब्जेक्ट रख सकती, तो एक ऑब्जेक्ट है लेकिन एक ऑब्जेक्ट गायब है। व्हाट का रिप्लाई है, आपने क्या पढ़ाया इंग्लिश, लेकिन किसे पढ़ाया वही गायब है स्टूडेंट, है ना। इसलिए यहां पर भी एक ऑब्जेक्ट गायब है, इसलिए हु नहीं आएगा, यहां पर हुम आएगा। हु तो सब्जेक्ट कहलाता है ना, सब्जेक्ट तो है इसमें। सब्जेक्ट भी दो हो सकते हैं, लेकिन कब, जब कंजंक्शन लगा होगा, राम एंड श्याम, है ना, कंजंक्शन, और एंड, ये सब कुछ ना कुछ कंजंक्शन लगे होंगे, है ना। तो बात को समझ लो आप, है ना, ऑब्जेक्ट दो भी हो सकते हैं पर सब्जेक्ट तो एक ही होगा, है ना। क्लियर है, बिना कंजंक्शन के अगर लिखा है सेंटेंस तो। अब एक देखो यहां पर क्या है, अब ये दिमाग लगाओ, सेकंड में क्या आएगा और थर्ड में क्या आएगा, सोचो। हु या हुम डिड यू गिव द बुक, क्या आएगा देखो। सीधी सी बात है स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला तरीका ना उतना सही नहीं है, क्योंकि आप देख ले तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ सब्जेक्ट आ गया, कैसा करे सर, ये मत देखो आप। हु या हुम कैसे लगाना है वो उसका ट्रिक मैं आपको बताता हूं। अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव जैसा है, अगर ऐसा है देखो, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गया, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया, अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो क्या लगाएंगे हम, हु लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे स्टूडेंट। जब भी हु आता है तो क्या आता है, सीधे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ जाता है, और हु ही क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। तो हम हु लगा देंगे, बात को समझना, अभी क्लियर हो जाएगा। यहां देखो डिड यू गिव, देखो डिड के बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में देखो यू आ गया सब्जेक्ट, यू आ गया एक सब्जेक्ट के रूप में आ गया ना। जब सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो हु नहीं आएगा स्टूडेंट, क्या आएगा, हु। बस ऐसे ही चेक करना है। हैज डन, देखो हेल्पिंग वर्ब
और मेन वर्ब आ गई, बीच में कोई सब्जेक्ट ही नहीं है ना, मतलब सब्जेक्ट गायब है, क्योंकि सब्जेक्ट जब भी होता है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। सब्जेक्ट गायब है मतलब हु की जरूरत है, तो हु आएगा, हुम यहाँ पर नहीं आएगा। और यहाँ पर देखो सब्जेक्ट था इसलिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो हुम आएगा, हु नहीं आएगा। तो सेंटेंस इस तरह से आपको क्लियर करना है। ये सेंटेंस क्या आएगा, हुम हैव यू टॉट, आपको किसने पढ़ाया, आपने किसको पढ़ाया है, आपने किसको पढ़ा दिया है, या आप किसको पढ़ा चुके हो, है ना। परफेक्ट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि यहाँ पर whom did you give the book, आपने बुक किसको दिया, देखो ये ऑब्जेक्ट तो है एक, आपने बुक दिया लेकिन किसको दिया वो गायब है, एक ऑब्जेक्ट गायब है, इसलिए whom आएगा। क्लियर है। अगर ये चीज समझ में आई होगी तो अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट इन सेंटेंस का पैसिव कैसे करना है। अब आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, देख लेते हैं। स्टूडेंट आपके सामने दो सवाल है जो हु से स्टार्ट हुआ, इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाए, है ना। बहुत आसान है स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, है ना। हु क्या है स्टूडेंट, ये आपका सब्जेक्ट बनेगा यहाँ पर। डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है, तो सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और डब्ल्यू एच वर्ड का भी काम कर रहा है, सही है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड को हमेशा कहां रखते हैं स्टूडेंट, सामने रखते हैं, है ना। और सब्जेक्ट कहीं बीच में आ जाता है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है। अभी स्ट्रक्चर बताया था मैंने, क्या होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है आपका सब्जेक्ट और फिर आती है मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है, यही होता है ना। हाँ, तो सब्जेक्ट शुरू में नहीं आता, लेकिन ये हु है, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड भी है, इसीलिए सब्जेक्ट के फॉर्म में आगे आ गया है। हैज क्या है स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब है, ये है मेन वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट, है ना। हु हैज टॉट इंग्लिश, अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा ही स्ट्रक्चर है, देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऐसा लगता है नहीं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब यहां पर देखो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट है, और इसको बनाना है क्या, पैसिव वॉइस। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट को ही क्या बना लेते हैं हम, सब्जेक्ट बनाते हैं। बात पता है ना आप लोगों को, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट को जब मैं सब्जेक्ट बना लूंगा तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर तो यही पर रहेगा ना, डब्ल्यू एच फैमिली से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने देखा है पैसिव वॉइस बनाते हैं डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड का, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड को जैसा का वैसा ही लिख देते हैं, लिखते हैं ना। तो एक काम करता हूं, मैं फॉर्मूला भी आपके लिए लिख देता हूं एक बार, ठीक है। देखो ऊपर फॉर्मूला मैंने लिख दिया है ना। देखो जब भी किसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव में पैसिव में बनाना है तो हम क्या करते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड को पहले ही लगते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, फिर मेन वर्ब रिमेन जो बची वाली है, फिर बाय और प्रीपोजिशन, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्टिव केस आता है, सही है। तो बाय के बाद जब भी लिखना हो, बाय के बाद तो हम हु लिखेंगे कि हुम लिखेंगे, बताओ सर। बाय के बाद कभी भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा सर, हु तो बनता है सब्जेक्ट, देखो सर यहाँ बताया आपने, और ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो बाय के बाद कभी भी हु नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, हुम ही आएगा। क्लियर है, क्योंकि बाय एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, उसका ऑब्जेक्ट, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, हुम ही आएगा। ये चीज याद रखना, ठीक है। हम्म। अब करना क्या, देखो इसको मिटा देता हूं, ये तो पता है। इसको करना स्टूडेंट पैसिव वॉइस, यही फॉर्मूला लगाता हूं, डब्ल्यू एच वर्ड वैसा का वैसा रखेंगे स्टूडेंट, कैसा रखेंगे, वैसा का वैसा, ठीक है। फिर क्या लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब कौन सी वाली लिखेंगे स्टूडेंट, पैसिव वॉइस वाली लिखेंगे ना, सही बात है। देखो हैज टॉट ये मेन वर्ब है, हैज टॉट, लेकिन पैसिव वॉइस हैज टॉट का क्या हो जाएगा, हैज या हैव बीन टॉट। परफेक्ट कंटिन्यू जो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज या हैव प्लस बीन प्लस डॉट। अब जहां जहां भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो यही लगाएंगे, लेकिन मेन वर्ब जो बची वाली है वो ये बच जाएगी, देखो मेन वर्ब रिमेन में ये आ जाएगा, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब में मैं क्या लगाऊं, हैज लगाऊं कि हैव लगाऊं, बताओ। ये पता चलेगा स्टूडेंट नए सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और इसके हिसाब से यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हमारा ऑब्जेक्ट इंग्लिश था तो वही बन जाएगा सब्जेक्ट, वही क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। इसलिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे इंग्लिश को, तो इंग्लिश के साथ क्या आता है, हैज आता है। और हु को हमेशा किस में चेंज कर लेते हैं, बाय हुम में, किसमें, बाय हुम में। तो ये जो आखिरी वाली स्टेप है ना, वो शुरू में ही लिखना पड़ता है, ये ऐसा करना पड़ेगा, बाय हुम।
क्यों सर, ऐसा क्यों किया आपने, हु को बाय हुम में चेंज क्यों कर लिया? वो इसलिए कर लिया स्टूडेंट, क्योंकि हु क्या कह रहा है कि मैं तो सब्जेक्ट भी हूं और डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड भी हूं। अब सब्जेक्ट है इसलिए बाय के साथ पीछे जाना चाहता है वो, लेकिन डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड भी तो है, और वो देखो डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड है इसलिए शुरू में रहना चाहता है, देखो स्ट्रक्चर, इसलिए उसको हम रख देते हैं शुरू में, और बाय लगाकर हुम भी कर देते हैं, यानी सामने भी रख दिया हमने इस वजह से। और बाय लगाकर ये भी चीज इसलिए की क्योंकि ये सब्जेक्ट बन रहा है, बात को समझो, ये सब्जेक्ट है इसलिए बाय भी लगा दिया हमने, है ना, और ये डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड है इसलिए शुरू में भी रख दिया, नहीं तो बाय लगा के लास्ट में लिखते हैं ना। ये दोनों क्वालिटी की वजह से इसको हमने ऐसा कर दिया स्टूडेंट, सही है, समझ गया ना, डब्ल्यूएच वर्ड इसलिए सामने रखा और सब्जेक्ट है इसलिए बाय लगाकर ऐसा कर दिया हमने। सब्जेक्ट को ही तो बाय लगाकर ऑब्जेक्ट बनाते ना, ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लिया। सब्जेक्ट हेल्प में, और मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट क्लियर है। हु हैज टॉट इंग्लिश, क्लियर स्टूडेंट, क्लियर है, अभी अब सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सर आपको ऐसा लग रहा होगा यहाँ दो दो ऑब्जेक्ट है सर, है ना, दो इसलिए स्टूडेंट क्योंकि पढ़ाने का काम किसी ने किया है, वो एक है सब्जेक्ट, और जिस, देखो क्या पढ़ाया गया है वो इंग्लिश, यहाँ दो दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये टॉट वर्ब डाई ट्रांजिटिव है, सही है, तो हमने क्या किया, इसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, है ना। आप इसको आसान बनाना चाहते हो तो ऐसा कर लो, हु हैज टॉट, किसने पढ़ाया, कौन पढ़ा चुका है, तो इंग्लिश को हटा दो, चलो इंग्लिश को हटा दो क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था, है ना। चलो इतना, हु हैज टॉट, तो यहां पर देखो यही सब्जेक्ट है इसलिए मैंने इसको ऑब्जेक्ट बना लिया। हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगाएंगे, इसी के हिसाब से, हैज बाय हुम हैज इंग्लिश, बाय हुम हैज, हाँ हाँ ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये स्टेप अभी अब नहीं आएगी, मेन वर्ब क्या आ जाएगी, बाय हुम हैज बीन टॉट, ये ऐसा बन जाएगा स्टूडेंट, है ना, बाय हुम हैज बीन टॉट, ऐसा बनेगा। अगर यहाँ इंग्लिश होता तो कैसा बनाते हम, अगर यहाँ इंग्लिश होता, अगर ये ऐसा होता, है ना, हु हैज टॉट इंग्लिश, अगर ऐसा होता ना स्टूडेंट तो कैसा बनाते, बाय हुम, जब भी हु आएगा तो बाय हुम हैज, बाय हुम हैज, देखो इंग्लिश बीन टॉट, ये ऐसा हो जाता है इस फॉर्मूले के हिसाब से ना, ये स्टेप और ये स्टेप शुरू में ही आ गया दोनों मिलके, है ना, बाय हुम हैज इंग्लिश बीन टॉट, सही है। अब देखो इसका तरीका और एक समझो, अब जब भी हु दिखेगा तो हम क्या कर देंगे, बाय हुम, है ना, लेकिन और एक तरीका होता है बच्चों, वो क्या है कि हु को ना वैसे ही रखो, हु को क्या करो वैसे ही रखो, हु, सही है, हु हैज, बीन टॉट बाय, बाय को आप लास्ट में भी रख सकते हो, सही है, तो ये भी तरीका सही है स्टूडेंट, बाय को लास्ट में रखोगे तो बाय हुम नहीं होगा, ये हु हो जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर वैसा ही है ना, तो ये भी तरीका सही है। और अभी पहले क्या बताया था मैंने, बाय हुम हैज बीन टॉट, तो दोनों तरीके आपके बिल्कुल सही है, तो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो ये पहली स्टेप कैसे आई ये समझना जरूरी था कि बाय हुम कैसे हुआ, देखो बाकी वैसे ही हैज लगा दिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर दूसरा गायब है, एक ही था इसलिए हमने नहीं लगाया, फिर मेन वर्ब बची वाली क्या है, बीन टॉट, बस वही हमने लगा दिया, यही तो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। डबल ऑब्जेक्ट अगर आ जाते तब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, दो दो ऑब्जेक्ट है, देखो ये भी एक सब्जेक्ट है स्टूडेंट, तो इसी को हमने ऑब्जेक्ट बनाया, दो दो सब्जेक्ट होते तो और एक ऑब्जेक्ट आ जाता है यहाँ पर, क्लियर है ना। देखो और कुछ एग्जांपल लेता हूँ आपको समझ में आएगा। अब ये दो सेंटेंस मैंने लिया है, अब इसको पैसिव कैसे करें, देखो जितनी प्रैक्टिस करेंगे क्लियर होगा। हु क्या है बच्चों, ये डब्ल्यू एच वर्ड भी है और सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, ये क्या आपका हेल्पिंग वर्ब और ये क्या आपका मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट यहाँ पर गायब है, सही है, तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, हमें इस सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे, हु को क्या कर देंगे, बाय हुम, क्या कर देंगे स्टूडेंट, बाय हुम, चलो ब्लैक से लिख देता हूं मैं आंसर, बाय, पहली स्टेप किया मैंने, है ना, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड था इसलिए सामने रखा, और ये आखिरी वाली ये जो स्टेप थी, ये दो स्टेप हो गई, ये वाली और ये वाली स्टेप हो गई, अब बची बीच वाली स्टेप, ये वाली बच गई, अब लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, बाय हुम,
अब यहाँ हु इज प्लेइंग का जो पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट, ऐसा होता है ना, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस हो जाता है प्लेड, ऐसी होगा पैसिव स्ट्रक्चर। तो हेल्पिंग वर्ब तो ये रहेगी और बची वाली वर्ब क्या हो जाएगी, बीइंग प्लेड, है ना। बाय हुम इज, कोई किसी एक की बात पूछ रहे हैं इसलिए इज लगाएंगे, ज्यादा की पूछते तो आर भी लगा सकते थे। बाय हुम इज, अब बच गई। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ये वाली स्टेप, इस स्टेप की जरूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट को तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बना चुका हूं हु को, और एक हाथ कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता तो उसको भी बना लेता, इसलिए यहाँ पर ये वाली स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट, इस स्टेप की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे मेन वर्ब रिमेन, मतलब बची वाली मेन वर्ब क्या है, बीइंग प्लेड, वही लिख दूंगा। बाय हुम इज बीइंग प्लेड, खत्म। क्या मतलब है, हु इज प्लेइंग मतलब कौन खेल रहा है ना। बाय हुम इज बीइंग प्लेड, किसके द्वारा खेला जा रहा है, ये मतलब हो जाए बाय हुम इज बीइंग प्लेड, किसके द्वारा खेला जा रहा है ना। अब यहां पर देखो, ये स्टेप की जरूरत नहीं पड़ी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने वाली, है ना, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट था, इसी को हमने सब्जेक्ट बना लिया हु, जो देखो ये जो हु जो सब्जेक्ट था उसी को ऑब्जेक्ट बना लिया, है ना, सही है। और एक आध ऑब्जेक्ट यहां नहीं था जिसको हम सब्जेक्ट बना ले। अब यहां पर देखो पूरा फॉर्मूला यूज होगा यहां पर, इसको पैसिव वॉइस, देखो ये तो हो गया बाय हुम इज बीइंग प्लेड, और एक तरीका क्या बताया था मैंने, हु, देखो एक और तरीका क्या बताया था, देखो हु, हु इज बीइंग प्लेड बाय, दोनों बिल्कुल सही है स्टूडेंट, ये भी तरीका है, ये भी तरीका बिल्कुल सही है। अब हम सेकंड सेंटेंस को देखते हैं, है ना, सेकंड सेंटेंस को देखते हैं उसे कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो सेकंड सेंटेंस में देखो हु क्या है आपका, सर ये दो काम कर रहा है, WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट, दोनों चीज बन रहा है, ठीक है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, मेन वर्ब, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। देखो स्ट्रक्चर पूरा अफर्मेटिव सेंटेंस के जैसा रहता है हु से स्टार्ट होने वाले। तो हु को क्या कर दिया मैंने, बाय हुम, पैसिव बना रहा हूं इस टाइम, बाय हुम। फिर क्या, इज प्लेइंग का क्या हो जाएगा, इज एम आर बीइंग प्लेड हो जाएगा ना, बाय हुम। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओ, सर हेल्पिंग वर्ब बनेगी नए सब्जेक्ट के हिसाब से, क्रिकेट के हिसाब से। अब ये ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पर ये तीसरी स्टेप यहाँ पर काम करेगी, ऑब्जेक्ट को बना लो सब्जेक्ट, तो क्रिकेट का सब्जेक्ट भी क्रिकेट होगा, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, बाय हुम इज क्रिकेट, ये स्टेप अब यूज हो गई, है ना। फिर आ गई मेन वर्ब रिमेन, क्या बच गई, बची वाली बीइंग प्लेड, तो बीइंग लिख दो, प्लेड। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, बाय हुम इज क्रिकेट बीइंग प्लेड, अब देखो अब खत्म हो गया, इंट्रोगेशन का मार्क, ये बन गया पैसिव, आसान है ना। बाय हुम इज क्रिकेट बीइंग प्लेड, बाय हुम इज क्रिकेट बीइंग प्लेड। या एक और तरीका है कि हम क्या करें, हु को ऐसे ही रखे, बाय हुम में हम क्या किया, हु को ऐसे ही रखा और बाय को बाद में कर दिया, हु इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय, ये भी तरीका थोड़ा अजीब लग रहा होगा सेकेंड स्टेप, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, पहले तरीके को ही अडॉप्ट करते हैं, उसी को अपनाते हैं, ठीक है। समझ गए दो तरीके से कैसे। तो यहां जब हु लगता है तभी दो तरीके हैं, जब हुम से स्टार्ट होगा तो एक ही तरीका है उसका पैसिव का, ठीक है। समझ गए इस चीज को। अब देखते हैं हुम से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, फिर से दो सेंटेंस आपके सामने है। अब ये हुम से स्टार्ट हुए और हुम वाले को बनाने का एक ही तरीका स्टूडेंट, है ना। समझो क्या है, हुम हैव यू टॉट, हुम क्या है स्टूडेंट, ये है आपका WH वर्ड है, और क्या है स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट का भी काम करता है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव केस है ये। हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यू है सब्जेक्ट आपका, और ये टॉट क्या है, मेन वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट आ जाता है जब हुम से स्टार्ट हो तो, क्योंकि सब्जेक्ट गायब नहीं होता। लेकिन हु वाले केस में ऐसा हो जाता, हु हैव टॉट, ऐसा हो जाता अगर हु लगाता तो, है ना। अब देखो हुम हैव यू टॉट में क्या करेंगे, हुम सब ऑब्जेक्ट है ना, इसको क्या बना लो हम, सब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट को ही तो सब्जेक्ट बना लेना पैसिव वॉइस में। तो हुम को सब्जेक्ट बनाए तो क्या क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हु। अभी ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बना लिया मैंने हु, है ना। अब ये
हैव टॉट, ये एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, हैज हैव बीन टॉट, है ना। पैसिव वॉइस में वर्ब क्या हो जाएगी, हैज या हैव के साथ क्या लगाएंगे, बीन, और फिर हम लगाएंगे TAUGST। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब बनेगी और ये बची वाली रिमेन वर्ब बन जाएगी, है ना। हु, अब यहां पर मुझे बताओ हैज लगाओ कि हैव लगाओ। सर हु के साथ हैज भी आता है या हैव भी आता है, जो मर्जी आप लगाओ, कोई यहां पर दिक्कत नहीं आएगी। सही बात है। क्यों, क्योंकि ज्यादा लोग को पढ़ाने की बात पूछी जा रही है। देखो हुम हैव यू टॉट मतलब आपने किसको पढ़ाया है। अगर मैं ज्यादा लोग को पढ़ाने की बात पूछ रहा हूं तो ज्यादा, और एक की बात कर रहा हूं तो एक। लेकिन यहां पर हम क्या लगाएंगे ऐसे केस में, सिंगुलर को हैज को ही चूज करेंगे। हु हैज, सॉरी, हु हैज, हु हैज। फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट हम बना चुके हैं, ये स्टेप की जरूरत नहीं। मेन वर्ब रिमेन आएगी। हु हैज बीन टॉट, हु हैज बीन टॉट बाय बाय यू। देखो ये जो सब्जेक्ट था अब ये ऑब्जेक्ट बन गया, है ना। देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो सामने क्यों लिखा मैंने, क्योंकि सब्जेक्ट तो सामने ही रहता है ना। और सामने इसलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि WH फैमिली का वर्ड भी है। तो हु हैज बीन टॉट बाय यू ऐसा बनेगा स्टूडेंट। इस फॉर्मूले के हिसाब से ही बना लेना है आप लोग को, लेकिन इस स्टेप की यहाँ पर जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये काम हमने पहले ही कर लिया है, पहले स्टेप में कर लिया। दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं तब ये काम करना पड़ता है यहाँ पर, है ना। जैसे कि यहाँ पर whom have you taught English, यहां पर ये स्टेप की भी जरूरत पड़ने वाली, फॉर्मूले की बात को समझना, है ना। whom have you taught English को क्या करेंगे, who है ना, has, who has देखो who हेल्पिंग वर्ब हैज। अब ये आएगा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। क्यों सर, ये स्टेप थी, हैव भी था, यू टॉट, और ये है आपका ऑब्जेक्ट। सही बात है। तो दो दो ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट ही तो है जिसको मैंने सब्जेक्ट बना लिया। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन, ये सब्जेक्ट है स्टूडेंट, और ये मेन वर्ब है ना। ये क्या है, सब्जेक्ट। समझ में आ जाएगा आपको। हु हैज, हु हैज, हु हैज। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इंग्लिश इंग्लिश ही रहेगा। अब ये जो हैज है ना स्टूडेंट, ये इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। बात को समझना, यहां पर हैज या हैव कुछ भी लगा सकते थे। क्यों, क्योंकि हु के हिसाब से आया ये। लेकिन यहां पर हैज या हैव में से हमें हैज लगाना है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को भी ध्यान में रखना है। इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से अब हैज आने वाला है। क्लियर है। ठीक है। हु हैज इंग्लिश, अब बची वाली वर्ब क्या है, बीन टॉट। हु हैज इंग्लिश बीन टॉट। अब क्या लिखेंगे सर, ये लास्ट वाली स्टेप लिखेंगे ना, बाय के साथ, है ना। बाय, सब्जेक्ट क्या था यहाँ, पूरे इसमें सब्जेक्ट एक ही दिख रहा है, यू, तो बाय यू। यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के सेम होता है स्टूडेंट, इसलिए बाय यू। तो ये बन गया आपका, है ना। हु हैज इंग्लिश बीन टॉट बाय यू, क्या मतलब है, हुम हैव यू टॉट इंग्लिश, आपने इंग्लिश किसको पढ़ाया है, आपने इंग्लिश किसे पढ़ाया। तो यहां पर आएगा किसे पढ़ाया गया है, हु हैज इंग्लिश बीन टॉट, किसे इंग्लिश पढ़ाई गई है, किसे इंग्लिश पढ़ाई गई है, बाय यू, आपके द्वारा। हु हैज इंग्लिश बीन टॉट, किसे इंग्लिश पढ़ाई गई है, बाय यू, आपके द्वारा। ये मतलब है। इसका मतलब क्या, हु हैज बीन टॉट, किसे पढ़ाया गया है, आपके द्वारा। बात को समझो, है ना। इसका मीनिंग क्या है, हु हैज बीन टॉट, किसे पढ़ाया गया है, आपके द्वारा, किसे पढ़ाया गया है, आपके द्वारा। हु हैज इंग्लिश बीन टॉट, किसे इंग्लिश पढ़ाई गई है, आपके द्वारा। सही बात है ना स्टूडेंट, बन जाएगा अब आपसे। अब मैं थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। मैं डिस्क्रिप्शन में आंसर भी दे दूंगा सारे, है ना, आप क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर मैंने 6 क्वेश्चन दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 और 6 और 7। हाँ 6 और 7 ऊपर लिख दिया, जगह नहीं थी ना इसलिए। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और देखो हु के साथ मैंने क्या किया है, हु के साथ लाइक भी आ सकता है, लाइक्स भी आ सकती है। हु के साथ आप सिंगुलर भी वर्ब लगा सकते हैं, हैज भी या हैव भी, क्योंकि हु तो सब्जेक्ट के बारे में पूछता है, सब्जेक्ट पता ही नहीं है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो लाइक से ही हो जाएगा, ज्यादा होगा प्लूरल होगा तो लाइक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ हु लाइक मी, मुझे कौन पसंद करता है, यहाँ पर हु का मतलब क्या है, ज्यादा लोग। मैं ज्यादा लोग की बात कर रहा हूं, मुझे कौन कौन पसंद करता है। हु लाइक्स मी, मुझे कौन पसंद करता है, अब मैं यहाँ किसी एक की बात कर रहा हूं, ये मतलब है। तो इसको पैसिव में आपको चेंज करना है
वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा तो प्लीज मुझे बताइएगा, है ना। और इन सेंटेंसेस को आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताना है, और दिक्कत हो तो आप डाउट पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। कमेंट करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट।